कैसे हो दोस्तों। सामान्य वित्तीय लेखा नियम की अपनी यात्रा कंप्लीट करके अपन राजस्थान सेवा नियम की यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान सेवा नियम की यात्रा में भी अपन नियम संख्या 16 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। आज से दोस्तों अपन नियम संख्या 17, 18, 19 और 20 आज की क्लास में अपन 4 नियम देखेंगे। शाम को दोस्तों वैसे ही जैसे अपनी क्लास राजस्थान सेवा नियम के क्लास के बाद में अपनी सामान्य वित्तीय लेखा नियम की जो क्लास आएगी अपन ने उसमें जीएफ&आर के अपन ने 2 पेपर सोल्व कर लिए। अपन तीसरा पेपर आज सोल्व करेंगे शाम को। तो दोस्तों 17 से लेकर के 20 तक के आज नियम पढ़ेंगे। उससे पहले इससे पिछली क्लास का मैं एक डाउट लेना चाहूंगा। दिनेश शर्मा जी अपने दोस्त अपने एक दोस्त माने अपना छोटा भाई है, वो दिनेश शर्मा ये कह रहा है सर जयपुर से किसी का बीकानेर ट्रांसफर हो गया और 11 जुलाई को वो जयपुर से बीकानेर 11 जुलाई को ट्रांसफर हो गया और 16 तारीख को वो अपना पदभार ग्रहण करेगा। और सोच लिया कि मैं 16 तारीख को उसने सोच लिया कि मैं 16 तारीख को पदभार ग्रहण करूंगा। तो 15 को जयपुर से बीकानेर शिफ्ट हो रहा था, तभी जयपुर में कानून व्यवस्था खराब हो गई। तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो उसने सोच लिया कि 11 को ट्रांसफर हो गया, ये बात यहाँ तक तो ठीक है। जयपुर से बीकानेर 11 जुलाई को उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन सोच लिया मैं 16 तारीख को अपना पदभार ग्रहण करूंगा। लाड लो उसको सोचने से पदभार ग्रहण करने की तारीख तय नहीं होगी। उसका जब हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, तो उसमें पदभार ग्रहण दिवस दे रखे होंगे कि इतने दिन में आपको पदभार ग्रहण करना है। तो दोस्तों स्वयं के सोचने से दूसरी जगह पदभार ग्रहण नहीं करेगा, खुद डेट डिसाइड नहीं करेगा वो पदभार ग्रहण करने की। उसमें तारीख दी हुई होगी, मान लीजिए 11 तारीख को आदेश जारी हुए हैं तो आदेश दिया गया होगा कि 14 तारीख तक या 15 तारीख तक बीकानेर मुख्यालय पे अपनी उपस्थिति दर्ज करावे, वह पदभार ग्रहण करें। इस प्रकार से आदेश उसमें होगा। तो दोस्तों खुद के सोचने से कार्य ग्रहण दिवस नहीं मिलता है। कार्य ग्रहण दिवस उसमें ट्रांसफर के जो लेटर आएगा उसमें लिखा हुआ होगा। अब रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या कानून व्यवस्था खराब हो गई। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो कानून व्यवस्था के संबंध में रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएस अधिकारी की होगी। और आईपीएस अधिकारी होता है तो दोस्तों कानून व्यवस्था वो संभालेगा। वो अपने उच्च अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन का प्राथमिक कार्य है कानून व्यवस्था के संबंध में होता है। दूसरा दोस्तों अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो जिसका ट्रांसफर हुआ है, जिस ऑफिसर का, वो दोस्तों ट्रांसफर से पहले अपना कार्यभार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप के जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि फलानी जगह के जिला कलेक्टर को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है दूसरे जिले का। तो दोस्तों अगर दूसरे जिले में जिला कलेक्टर नहीं है तो किसी अन्य को कार्यभार सौंप के ही वो जाएगा वहां से। दोस्तों ऐसे नहीं है कि वो पद से उठ के और ट्रांसफर का आदेश लेकर निकल लेगा, नहीं। वो अपने ऑफिस में उससे नीचे का जो अधिकारी होगा उसको कार्यभार सौंपेगा या अपने वरिष्ठ अधिकारी को कार्यभार सौंपेगा, सूचित करके जाएगा। तो जिसको भी वो सूचित करके जाएगा, कार्यभार सौंप के जाएगा वहां का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नया व्यक्ति वहां पे आके ज्वाइन नहीं करेगा तब तक भी अस्थायी रूप से पदभार ग्रहण होता है। दोस्तों जब आप ये विद्यालय से लगा लीजिए, सामान्यतः अपने विद्यालय में जब प्रिंसिपल का स्थानांतरण हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो दोस्तों वो अपना कार्यभार वरिष्ठतम लेक्चरर को सौंप के जाता है। वरिष्ठतम लेक्चरर यानी कि जिसकी सबसे अधिक आयु हो गई हो विद्यालय के अंदर और जिसका सबसे अधिक एक्सपीरियंस होता है, उस वरिष्ठतम लेक्चरर को कार्यवाहक के रूप में मैं आपको अपना कार्यभार सौंप के जा रहा हूँ, इस प्रकार से उसको एक रजिस्टर में अंकित करके जाता है। तो जिसको भी जिला कलेक्टर अपना कार्यभार वहां पे सौंप के जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि नया कलेक्टर आएगा तभी कार्यभार उसको मिलेगा, नया अधिकारी आएगा तो ही कार्यभार वही ग्रहण करेगा। उससे पहले दोस्तों अस्थायी रूप से कार्यभार किसी अन्य के पास होता है। तो दोस्तों ये हुई स्थिति। और तीसरी बात कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि किसी का ट्रांसफर कर दिया और गवर्नमेंट को लगा कि कोई इमरजेंसी हो गई, तो दोस्तों वो तुरंत उसको वापस आदेश दे देगी, 2 मिनट के अंदर आदेश दे देगी कि 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आप ज्वाइन कीजिएगा वापस यहीं पे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है, उसको समय दे दिया जाएगा। और रही बात कार्यभार की, वो मैंने आपको बता दिया कि अन्य व्यक्ति को कोई भी पद पे, मुख्य महत्वपूर्ण पद पे जो व्यक्ति रहता है वो किसी को न किसी को अस्थायी रूप से कार्यभार सौंप के जाता है वहां पे जो व्यक्ति उपस्थित है।
कार्यभार कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी कार्यभार नहीं है, ऐसा कभी भी किसी ऑफिस में नहीं होता है। दोस्तों ये तो आपका डाउट क्लियर कर दिया मैंने। पदाधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। जो ये पदभार ग्रहण अवधि है ना, ये पदाधिकार तब तक उस पहले वाले पद पर पदाधिकार बना रहेगा, कार्यभार उसके पास नहीं रहेगा। कार्यभार तो वो सिर्फ यहाँ से कार्य मुक्त हो गया, उसी दिन उसका समाप्त हो गया। और अगर वो कार्य मुक्त नहीं हुआ है तो कार्य मुक्त नहीं हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दोस्तों ये तो हुई अपने डाउट की बात। अब दोस्तों अपन नियम संख्या 17 से एक एक करके अपन पॉइंट पढ़ेंगे। दोस्तों नियम संख्या अगर आपने 17 समझ लिया ना, तो आज की क्लास को ये मान लूंगा मैं, आपने पूरी क्लास आपको समझ में आ जाएगी। आज की क्लास में सबसे कॉम्प्लेक्स नियम संख्या 17 है। तो दोस्तों अब अपन एक एक पॉइंट करके नियम 17 के देखते हैं। दोस्तों नियम 17 दोस्तों नियम 17 किसके संबंध में है? पदाधिकार का निलंबन। दोस्तों नियम संख्या 16 अपन पढ़ के आए थे कि कब कब पदाधिकार बना रहेगा, और अब उसी पदाधिकार के निलंबन के बारे में अपन पढ़ के आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आएगा पदाधिकार का आवश्यक रूप से निलंबन। लेकिन दोस्तों पदाधिकार का आवश्यक रूप से निलंबन कब होगा कि अति आवश्यक होगा पदाधिकार का निलंबन करना? तो पदाधिकार का निलंबन को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो है पदाधिकार, पदाधिकार का एक तो है दोस्तों निलंबन, और दूसरा है पदाधिकार की समाप्ति। इन दोनों का अगर आपने अंतर समझ लिया तो नियम संख्या 17 समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों पदाधिकार का निलंबन के अंदर क्या स्थिति होती है? दोस्तों कोई व्यक्ति कैसे पद पे रहता है, यहाँ पे स्थायी है, और वो 3 वर्ष या अधिक के लिए, 3 वर्ष से अधिक के लिए कहीं चला गया। कहाँ चला गया? विदेश सेवा में चला गया। 3 वर्ष से अधिक के लिए कहाँ पे चला गया? विदेश चला गया। और विदेश सेवा में उसकी प्रतिनियुक्ति पे हो गया, उसका क्या कर दिया गया? डेपुटेशन। डेपुटेशन पे यानी कि प्रतिनियुक्ति पे। दोस्तों राज्य सरकार का कर्मचारी है तो विदेश सेवा में उसकी प्रतिनियुक्ति भी कौन कर रही है? राज्य सरकार करेगी। तो पदाधिकार का प्रतिनियुक्ति पर वो व्यक्ति याते स्थायी पद पे था, वो चला गया। अब 3 वर्ष तक स्थिति तो ये उत्पन्न हो गई कि स्थायी यहाँ पे व्यक्ति था, विदेश सेवा में वो चला गया, तो दोस्तों इसका पदाधिकार यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे क्या स्थिति है? उसका पदाधिकार बना हुआ है, क्योंकि वो प्रतिनियुक्ति पे गया है तो वो अस्थायी रूप से गया है, और व्यक्ति अस्थायी रूप से गया है तो उसका यहीं पे पदाधिकार बना हुआ है। विदेश के में तो वो अस्थायी रूप से है, प्रतिनियुक्ति मतलब अस्थायी रूप से, यानी कि डेपुटेशन पे गया है। जैसे ही डेपुटेशन पीरियड पूरा होगा वो वापस से उसी पद पे आ जाएगा, यानी कि स्थायी पद तो पहले वाला पद हुआ। तो दोस्तों ये यहाँ पे वो स्थायी पद पे था तो प्रतिनियुक्ति पे कहीं गया हुआ है, तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का पदाधिकार किसी स्थायी पद पे होने पर वहां पर दूसरे व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं लगाया जा सकता।
तो अस्थाई लगाना पड़ेगा। अस्थाई लगाएंगे तो दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ इतने महत्वपूर्ण पद होते हैं कि वहां पे स्थायी नहीं लगाया जाता, व्यक्ति को स्थायी होना आवश्यक है, तो राज्य सरकार आवश्यक समझेगी कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम तो स्थायी व्यक्ति ही लगाएंगे, और स्थायी व्यक्ति लगा नहीं सकते क्योंकि पदाधिकार उस व्यक्ति का है। तो दोस्तों पहले क्या किया जाएगा, अगर 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विदेश सेवा में गया है तो उसके पदाधिकार को समाप्त तो कर नहीं सकते, क्योंकि पदाधिकार समाप्त कर नहीं सकते, उसका पदाधिकार है, तो क्या कर देंगे, निलंबित कर देंगे। पदाधिकार का क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों उसके पदाधिकार का निलंबन होगा तो दोस्तों जब तक वो यहाँ पे पद पे नहीं रहेगा, जब तक पद पर नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे क्या की जा सकती है, स्थायी नियुक्ति की जा सकती है किसी कर्मचारी की। जैसे ही वो आएगा यहाँ पे तो दोस्तों उसका निलंबन समाप्त हो जाएगा और उसको उसका पदाधिकार वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब तक वो यहाँ पे वापस नहीं आएगा तब तक इस पदाधिकार का निलंबन करने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं अंतःकालीन। ये कैसी नियुक्ति होगी, अंतःकालीन होगी, यानी कि जितने समय में वो वापस, जब भी वो वापस आता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने, अंतःकालीन उसी काल के लिए यहाँ पे पदाधिकार होगा। जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उतने समय के लिए यहाँ पे उसका पदाधिकार होगा। तो दोस्तों निलंबन की स्थिति में क्या होता है, अन्य व्यक्ति को जो उसके पद पर नियुक्त होगा, जिस पर पदाधिकार जो उस पद पे कार्य नहीं कर रहा है, स्थायी रूप से कहीं अन्य लग गया है, तो ऐसे व्यक्ति का पदाधिकार जिस पद पे बना हुआ है उस पे अस्थायी रूप से लगाने की बजाय स्थायी रूप से अन्य व्यक्ति को लगाया जा सकता है और उसको भी पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा। उसको पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसका पदाधिकार निलंबन की श्रेणी में आ जाएगा जो वहां से गया, और जो वहां पे नियुक्त होगा उसको पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा, स्थायी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो आएगा तो इसका पदाधिकार समाप्त, यहाँ से इसको सरकार अन्य कहीं जगह स्थायी पद पे लगाएगी, क्योंकि इसको पदाधिकार तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का रहेगा, स्थायी नौकरी कर रहा है तो यहाँ से हटा के गवर्नमेंट इसको अन्य जगह पर पदाधिकार देगी, यानी कि खाली पद पर इसको लगाएगी कहीं पे जहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार नहीं होगा, तो वहां पे इसका पदाधिकार हो जाएगा और वहां पर यहाँ पर इसका वापस पदाधिकार। और पदाधिकार की समाप्ति की स्थिति में क्या होता है, जैसे पदाधिकार समाप्त हो गया तो स्थायी रूप से उस पद पे लगाया जा सकता है अन्य व्यक्ति को। पदाधिकार समाप्ति में अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से उस पद पे लगाया जा सकता है, वो व्यक्ति उस पद पे वापस नहीं आ सकता। जब तक सरकार उसको स्थायी रूप से वापस वहीं पर नहीं लगाए और जो वहां पर अन्य व्यक्ति स्थायी रूप से लगाए उसका ट्रांसफर नहीं करे, तब तक वो वापस उस पे पदाधिकार समाप्ति हो गया तो लेना देना ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से लगा सकते हैं। निलंबन की स्थिति में क्या होता है कि जब तक वो व्यक्ति नहीं आता तब तक दूसरे व्यक्ति को स्थायी नियुक्ति होती है और पदाधिकार भी होता है, इसलिए निलंबन किया जाता है कि स्थायी नियुक्ति की जा सके। क्योंकि जो अस्थायी रूप से गया है तो पदाधिकार उसी का बना रहेगा, तो निलंबन कर देंगे तो उसका पदाधिकार तब तक वो यहाँ नहीं आता तब तक समाप्त हो जाएगा और स्थायी रूप से अन्य व्यक्ति की अंशकालीन नियुक्ति की जा सकती है, अंतःकालीन। तो दोस्तों ये निलंबन और पदाधिकार की आपको थोड़ा सा मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया। पदाधिकार का आवश्यक रूप से निलंबन कब होगा, जब एक कर्मचारी है साउदी पद या अंतःकालीन पद पर स्थायी नियुक्ति कर दी जाती है किसी व्यक्ति की,
जब एक कर्मचारी को क्या किया जाता है, सावधि पद कौन से होते हैं दोस्तों, अपन पढ़ के आए थे परिभाषाओं में कि जिसकी सरकार एक निर्धारित समय सीमा निर्धारित कर रखी है कि इस पद पर केवल व्यक्ति 3 वर्ष तक कार्य कर सकता है, एक ही व्यक्ति। तो इस प्रकार से सावधि पद होते हैं, एक समय अवधि के लिए होते हैं निर्धारित। अंतःकालीन पद क्या है कि जब तक अगला व्यक्ति वो पद पे छोड़ के लौट के नहीं आता, जिस जो गया हुआ है जो लौट के नहीं आता, यानी कि जिस पे किसी व्यक्ति का पदाधिकार का निलंबन कर रखा है वो लौट के नहीं आता, तब तक इस पद पे नियुक्ति की जा सकती है। अंतःकालीन यानी कि जब तक कुछ समय के लिए, अंतःकालीन यानी कि कुछ समय के लिए जिस पद पे नियुक्ति की जाती है वो अंतःकालीन हो गया। और पदाधि सावधि पद जिसकी निर्धारित अवधि होती है, उतने समय तक इस पद पे नौकरी कर सकते हैं और इस पे कुछ समय का होता है। तो दोस्तों अब इसमें कुछ समय में 6 माह भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, और सावधि पद में निर्धारित अवधि होती है कि 3 वर्ष तक इस व्यक्ति पद पे कार्य कर सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है समय। तो दोस्तों जब एक कर्मचारी सावधि पद या अंतःकालीन पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो क्या करेंगे, उसके मूल पद से क्या होगा, निलंबन हो जाएगा। मूल पद से उसका क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। पदाधिकार का, उसके पदाधिकार का निलंबन हो जाएगा यदि ये स्थायी जो सावधि पद या अंतःकालीन पद है ये स्थायी नियुक्ति की गई और ये इस पद पर अन्य किसी का अधिकार नहीं है। जब इस पद पर अन्य किसी का अधिकार नहीं है, पदाधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इन पदों पे सावधि पद या अंतःकालीन पद पर किसी व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति कर दी जाती है तो मूल पद से पदाधिकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों मैंने जो भी कुछ बोला अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या बात याद रखनी है। जब एक कर्मचारी को कैसे पद पे लगाया जाए, सावधि पद पे या अंतःकालीन पद पे स्थायी नियुक्ति की जाए। स्थायी नियुक्ति कब होगी, जब इस पद पर अन्य किसी व्यक्ति का पदाधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति का इस पद पे पदाधिकार नहीं है, अंशकालीन नियुक्ति की जाती है तो उनके पूर्व पद से, जिस पद पे वो पहले कार्य कर रहे थे वहां से उसके पदाधिकार का क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। क्योंकि ये सावधि पद है या अंतःकालीन पद है तो ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे किसी अन्य का पदाधिकार था और उसके पदाधिकार का यहाँ पे निलंबन हो रखा है, या तो मतलब उसका पदाधिकार अब वर्तमान में तो नहीं है लेकिन वो जिस दिन आएगा तब उसका पदाधिकार हो जाएगा। तो इन व्यक्तियों को कहाँ भेजेंगे, जो जिनकी अब स्थायी नियुक्ति इन पदों पे सावधि अंतःकालीन पे कर रहे, इसलिए यहाँ पे मूल पद पे उनका पदाधिकार समाप्त ना करके निलंबन किया जाता है पदाधिकार का, ताकि वो अगर ये वो जो व्यक्ति अंतःकालीन पद पे जिसका अधिकार है वो व्यक्ति अगर वापस लौट के आता है या उसकी समय अवधि सावधि पद पे समाप्त होगी तो वह वापस कहाँ जाएगा, वो कर्म व्यक्ति सावधि पद है, समय अवधि पूरी होने के बाद वो वापस कहाँ जाएगा, उसका पदाधिकार यहाँ तो रह नहीं सकता, तो पदाधिकार दूसरे पद पे उसका पदाधिकार अगर नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएगा। तो दोस्तों जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उसका निलंबित किया जाता है, और निलंबित इसलिए किया जाता है, समाप्त इसलिए नहीं किया जाता है कि वापस से वो कहाँ जाएगा, फिर उसको सावधि पद है एक समय अवधि के लिए यहाँ पे रह सकता है, फिर वो वापस उसकी कहीं नियुक्ति होनी है तो ऐसे पदों पे तो वो कहाँ जाएगा। और सावधि पद पे किसी व्यक्ति का पदाधिकार है नहीं तो तब तक के लिए उसका स्थायी पदाधिकार यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उसका समय अवधि पूरी होगी तो यहाँ पे इसका निलंबन, यहाँ से तो वो चला जाएगा तो ये तो खाली हो जाएगा पद, और यहाँ पे उसका निलंबन है तो वो जैसे ही आएगा तो उसका यहाँ पे वापस से यहाँ पे पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा यहाँ के स्थान पर। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो। एक कर्मचारी सावधि पद या अंतःकालीन पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए, यानी कि किसी कर्मचारी को सावधि पद व अंतःकालीन पद पे लगाता है और आपसे पूछे कि उससे पूर्व वाले पद पे उसके पदाधिकार का क्या होगा, तो मूल पद से उसके पदाधिकार का निलंबन हो जाएगा। बस आप तो इतना याद रख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। यह तो हो गया दोस्तों एक पॉइंट इस नियम का।
दूसरा पॉइंट हो गया आवश्यक रूप से निलंबन का, पढ़ लिया आपने। दूसरा विवेका, विवेकानुसार पदाधिकार का निलंबन। तो विवेकानुसार पदाधिकार का निलंबन का मामला क्या है? नियुक्ति अधिकारी जो है, नियुक्ति अधिकारी है को यदि यह विश्वास हो जाए नियुक्ति अधिकारी को क्या हो जाए, यदि ये विश्वास हो जाए कि वह व्यक्ति न्यूनतम दोस्तों वैसे आपने देखा होगा नियम संख्या 17 किसी भी YouTube चैनल पे पूरा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस नियम को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, खुद को लोगों को समझ में नहीं आता, और कुछ इसमें ऐसी भी डिफिकल्टी है कि ये समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज ऐसा नहीं है कि समझाना बहुत ही मुश्किल, अगर आप प्रयास करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। नियुक्ति अधिकारी को यदि ये विश्वास हो जाए कि यह व्यक्ति न्यूनतम 3 वर्ष तक अपने मूल पद पर नहीं लौटेगा, तो दोस्तों विवेकानुसार निलंबन निम्न स्थिति में किया जा सकता है। दोस्तों नियम संख्या 17 का दूसरा पॉइंट है विवेकानुसार पदाधिकार का निलंबन। दोस्तों नियुक्ति अधिकारी जो है, जो भी नियुक्ति करता है, नियुक्ति अधिकारी है जिसकी जिम्मेवारी है, वो यदि यह विश्वास हो जाए उसको कि वह व्यक्ति न्यूनतम 3 वर्ष तक अपने मूल पद पर नहीं लौटेगा। वापस से 3 वर्ष तक मूल पद पे, यानी कि दोस्तों राम है, अपने एग्जाम्पल से समझिएगा, राम है, जयपुर में है और जूनियर अकाउंटेंट है। ये कहां चला गया? विदेश सेवा में। किस अस्थायी रूप से गया? 3 वर्ष 4 वर्ष के लिए चला गया मान, यानी कि राज्य सरकार ने इसको ऑप्शन दिया कि आप 4 वर्ष के लिए विदेश सेवा में निम्नलिखित में से कौन जाना चाहता है। तो विदेश सेवा में जाने के लिए राम तैयार हो गया, क्योंकि इसको विदेश घूमने का शौक था। सोचा स्थायी रूप से वहां पे नौकरी करवाऊंगा। बहुत सारे लोग दोस्तों विदेश सेवा में जाते हैं, सेना में भी बहुत सारे लोग विदेश सेवा में जाते हैं, क्योंकि दोस्तों विदेश सेवा में जब व्यक्ति जाता है तो उसको वहां पे वेतन भत्ते वहां की खर्चे के हिसाब से मिलते हैं। तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा, मेरे आसपास भी एक व्यक्ति है जो फौज की नौकरी करता है, फौज में है, लेकिन वो विदेश सेवा में
जाता है, गया हुआ था 3 वर्ष तक विदेश सेवा करके आया है, क्योंकि उसको लगा कि वहाँ 1-1.5 लाख रुपए के लगभग वहाँ पे तनख्वाह मिलती है। विदेश सेवा में जाते हैं तो वहाँ के खर्चे, वहाँ की महंगाई और वहाँ के रुपए की वैल्यू के आधार पे सैलरी मिलती है, तो वो वहाँ यहाँ के पैसे में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो 1.5 लाख के लगभग हो जाती है, तो इसलिए लोग जाते हैं। तो विदेश सेवा में अस्थायी रूप से 4 वर्ष के लिए किसी कर्मचारी को भेज दिया। राम को जयपुर था, जूनियर अकाउंटेंट था, विदेश सेवा में चला गया, अमेरिका चला गया। अब दोस्तों जो ये नियुक्ति अधिकारी है, इसको पता लगा कि इसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए वो विदेश सेवा में अस्थायी रूप से चला गया। दोस्तों अस्थायी रूप से गया है तो इसका पदाधिकार यहाँ तो रहेगा नहीं। पदाधिकार कहाँ होगा? जो यहाँ स्थायी रूप से लगा हुआ था, स्थायी लगा हुआ था, वहां पदाधिकार रहेगा। तो इसका पदाधिकार कहाँ पे है? ये अमेरिका में नौकरी कर रहा है, लेकिन पद पे तो अधिकार इसका जयपुर में जूनियर अकाउंटेंट के पद पे पदाधिकार है। तो दोस्तों जब ये नियुक्ति अधिकारी को ये विश्वास हो गया कि तो 4 साल तक आएगा नहीं और इसका यहाँ पे इस पद पे पदाधिकार है, तो अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति का जिस पद पे स्थायी रूप से पदाधिकार है तो वहां पे अन्य व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता। तो दूसरे को तो लगा नहीं सकते, तो इसके पदाधिकार का क्या कर देगा? निलंबन कर देगा, अपने विवेक के अनुसार निलंबन कर देगा। और जैसे इसके पदाधिकार का यहाँ से क्या होगा? निलंबन होगा, तो किसी अन्य कर्मचारी को 4 वर्ष में ही लौट के आएगा, तो 4 वर्ष तक स्थायी रूप से लगाया जा सकता है। अब पदाधिकार का निलंबन हो गया, यानी कि अब इस पद पे किसी भी कर्मचारी का पदाधिकार नहीं रहेगा 4 वर्ष तक। तो 4 वर्ष तक किसी का पदाधिकार नहीं रहेगा, तो जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति लगेगा वो यहाँ पे स्थायी नियुक्त हो जाएगा। और यहाँ पे वो व्यक्ति स्थायी नियुक्त है तो उस व्यक्ति का 4 वर्ष तक यहाँ पे पदाधिकार हो जाएगा। लेकिन इसकी नियुक्ति कैसी है? अंतःकालीन है। इसकी नियुक्ति अंतःकालीन है। अंतःकालीन नियुक्ति है, यानी कि कुछ पीरियड के लिए नियुक्ति है। अंतःकालीन नियुक्ति है, कुछ समय के लिए नियुक्ति है, और अंतःकालीन है मतलब कि कुछ पीरियड के लिए नियुक्ति है, अंतःकालीन नियुक्ति है। तो इसका पदाधिकार भी कैसा होगा? अंतःकालीन, यानी कि कुछ समय के लिए पदाधिकार होगा और कुछ समय के लिए उसकी नियुक्ति है। तो दोस्तों पदाधिकार कब तक रहेगा? कुछ समय के लिए, जब तक वो पदाधिकारी वापस नहीं आ जाएगा तब तक इसका रहेगा। वो वापस आएगा, यहाँ से इसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा और ये इसका पदाधिकार अपने मूल पद पर हो जाएगा। क्योंकि अपन अभी इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ के आए हैं कि अंतःकालीन नियुक्ति अगर किसी व्यक्ति की किसी पद पे, तो इस व्यक्ति की दोस्तों इस पद पे तो अंतःकालीन नियुक्ति ही हुई, जब तक वो विदेश से नहीं लौट के आता तब तक के लिए। तो अंतःकालीन नियुक्ति अगर किसी व्यक्ति के किसी पद पे होती है तो उसके मूल पद से, तो दोस्तों इसको यहाँ पदाधिकार जब प्राप्त होगा तो इसके मूल पद से इसका पदाधिकार समाप्त ना होके वहां पे क्या होगा? निलंबन होगा। ऐसा अपन पहले पॉइंट में पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों इसका पदाधिकार तो इसके पद से निलंबित हो गया और राम का पदाधिकार उसके पद से निलंबित हो गया, और इसका यहाँ पे स्थायी रूप से पदाधिकार, स्थायी रूप से यहाँ पे पदाधिकार प्राप्त हो गया जब तक वो नहीं आता। और जैसे ये आएगा तो इसको वापस से राम का यहाँ पे पदाधिकार का निलंबन बहाल हो जाएगा, पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा वापस से, और ये वापस से इसको अपने पद पे वापस से पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुई पदाधिकार का निलंबन के विवेकानुसार पदाधिकार का। तो आप ज्यादा कुछ ना सोचे, अब एक लाइन में आपको बता देता हूँ। विवेकानुसार पदाधिकार का निलंबन नियुक्ति अधिकारी को क्या विश्वास हो जाए कि दोस्तों ये आपसे यही से क्वेश्चन पूछ सकता है। इतने पदाधिकार का इतना जो मैं समझा रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, क्योंकि दोस्तों इनको डिफिकल्ट पढ़ते हैं थोड़े, यहाँ से ज्यादा नहीं पूछेगा। दर क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो आपसे पूछेगा नियुक्ति अधिकारी को यदि एक विश्वास हो जाए कि वह व्यक्ति न्यूनतम 3 वर्ष तक मूल पद पर नहीं लौटेगा, तो उसको पदाधिकार का क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। विवेकानुसार निम्न परिस्थितियों में क्या जाएगा, तो वो परिस्थितियां भी देखते हैं। विवेकानुसार निलंबन किन परिस्थितियों में होगा, वो अपन परिस्थितियां देखते हैं। अपन ने तो निलंबन कैसे होगा वो समझ लिया, पदाधिकार का निलंबन। अब वो परिस्थितियां भी देखते हैं, किन किन परिस्थितियों में वो 3 वर्ष तक नहीं आने की स्थिति में पदाधिकार का निलंबन करेगा। भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति के मामले में
एक हो गया। दूसरा विदेश सेवा में हस्तांतरण। तीसरा अन्य किसी पद पर। अन्य किसी पद पर लगाए जाने पर कौन से पद को छोड़ के सावधि पद या अंतःकालीन पद को छोड़कर स्थायी रूप से लगा दिया जाए, न किसी नए स्थायी रूप से कहीं पे नियुक्ति कर दी जाए। इन तीन स्थितियों में भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पे चला गया, भारत के बाहर उसको भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया विदेश सेवा में, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थितियों में ट्रांसफर किया है तो वापस उसको विदेश सेवा से देश की सेवा में लाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर गया, ऐसी स्थिति में विवेकानुसार निर्णय ले लेगा। और सावधि और अंतःकालीन पद को छोड़कर अगर किसी अन्य पद पर किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से लगा दिया और नियुक्ति अधिकारी को विश्वास हो गया कि ये कर्मचारी 3 वर्ष तक नहीं आएगा, तो ऐसे मामले में भी वो व्यक्ति को उस पद से उसके पदाधिकार को विवेकानुसार निलंबित कर सकता है। सावधि और इसको छोड़कर क्यों दोस्तों? सावधि पद का अंतःकालीन पद का अपन पहले पढ़ के आए कि आवश्यक रूप से निलंबन होगा। यानी कि राम था, एक बार फिर समझ लीजिए, अगर पहला पॉइंट समझ में नहीं आया तो जयपुर में नौकरी कर। जूनियर अकाउंटेंट है, स्थायी है, यानी कि इसका स्थायी है तो यहाँ पे पदाधिकार भी है। स्थायी है तो क्या है? पदाधिकार। ये राम की स्थिति हो गई। क्या कौन है? यहां श्याम है। श्याम कहां पे है? मान लो अलवर है, श्याम अलवर है, स्थायी है और जूनियर अकाउंटेंट है। अब दोस्तों राम तो चला गया विदेश। कहां चला गया? विदेश चला गया। तो दोस्तों यहां से इसके पदाधिकार का क्या होगा? निलंबन होगा। कितने दिन के लिए? 3 वर्ष से अधिक के लिए चला गया, तो यहां से इसके पदाधिकार का क्या हो गया? निलंबन हो गया। और श्याम है, श्याम यहां से यहां पे आ गया इसकी जगह, तो ये कुछ जब तक इसका 3 वर्ष के लिए ही तो आएगा, क्योंकि वापस वो आएगा तो उसको पदाधिकार उसका मिल जाएगा। निलंबन हुआ है, पदाधिकार समाप्त हो जाता है, तब तो वापस पदाधिकार नहीं मिलता। लेकिन निलंबन के मामले में विदेश गया है राम, तो राम को वापस जब ये 3 साल बाद आएगा तो यहाँ पे इसका पदाधिकार मिलेगा इसको स्थायी, क्योंकि ये स्थायी रूप से गया है। तो निलंबन हो गया, 3 वर्ष से अधिक के लिए गया है। श्याम को कहाँ लगा दिया? राम के स्थान पे लगा दिया, जयपुर में। तो दोस्तों इसको क्या लगाएंगे? ये जब राम यहाँ पे आ गया तो ये सावधि पद के लिए आया है, या तो सावधि तो नहीं है, अंतःकालीन, अंतःकालीन। दोस्तों अंतःकालीन पद पर लगा दिया कि जब तक वो नहीं आए तब तक आपको यहाँ पे नौकरी करनी है। तो अंतःकालीन पद पे अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ लगाया है तो इसका यहाँ पे आवश्यक रूप से पदाधिकार का क्या होगा? निलंबन होगा। अपन ऐसा पहले पॉइंट में पढ़ के आए। श्याम का अलवर से आवश्यक रूप से पदाधिकार का निलंबन हो गया, राम का इसके पदाधिकार से निलंबन हो गया खुद के से। तो अब दोस्तों ये राम श्याम यहाँ पे आ गया तो इसको स्थायी पदाधिकार यहाँ पे प्राप्त हो गया और यहाँ से इसका निलंबन हो गया, तो यहाँ पे किसी अन्य को लगाया जा सकता है और यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही वो आएगा तो उसके पदाधिकार का निलंबन समाप्त हो जाएगा और उसको यहाँ पे अपना पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो श्याम जैसे ही वापस आएगा तो इसके पद से इसका यहाँ पे वापस लगा देंगे, पदाधिकार का निलंबन समाप्त हो जाएगा, इसका भी, ये भी स्थायी पद वापस इसको मिल जाएगा। तो ये स्थिति होती है। तो इसलिए इसके अंदर विवेक वाले मामले में इसको शामिल नहीं किया गया, सावधि के मामले को, और अंतःकालीन में तो आवश्यक रूप
से पद छोड़ के जाता है, अंतकालीन रूप से या सावधि पद पे जा रहा है, लगा रहे हैं किसी को, तो उसका पूर्व पद से आवश्यक रूप से निलंबन होगा। और अगर 3 वर्ष से अधिक के लिए विदेश सेवा में गया या सावधि व अंतकालीन पद को छोड़ के वो अन्य कहीं पद पे लगाया जा रहा है उसको, तो ऐसे मामले में उस कर्मचारी के लिए 3 वर्ष से अधिक के लिए गया तो विवेकानुसार उसका जो नियुक्ति अधिकारी होगा वो निर्णय करेगा कि पद को निलंबित करना है या नहीं करना है। तो ये दोस्तों पदाधिकार का आवश्यक रूप से निलंबन के बारे में भी अपन ने पढ़ा। दोस्तों ये थोड़ा सा से नियम संख्या 7 ही डिफिकल्ट है। जैसे जैसे अपन नियम संख्या 8 पे बढ़ेंगे ना, आगे वाले 17 ही डिफिकल्ट है, आगे वाले नियम आसान होते चले जाए। लेकिन अब तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों, सावधि पद से कोई अन्य पद पे गया। अपन ने पहला पॉइंट क्या पता था, सावधि पद पे लगा रहे थे अपन, और अब सावधि पद से कोई अन्य पद पर गया तो क्या होगा, उसका सावधि पद से क्या होगा, पदाधिकार समाप्त होगा। जैसे अभी राम और श्याम वाले मामले में अपन ने देखा था, जैसे ही विदेश से राम आ गया तो इसका तो स्थायी हो गया, यानी कि पदाधिकार प्राप्त हो गया। श्याम वापस अपनी जगह जाएगा तो यहाँ से उसका निलंबन समाप्त होगा, तो यहाँ पे स्थायी हो जाएगा ये पदाधिकार प्राप्त। लेकिन अब श्याम का राम वाले पद पे पदाधिकार थोड़ी रहेगा, पदाधिकार का निलंबन थोड़ी है, पदाधिकार का निलंबन तो श्याम का यहाँ था, तो यहाँ पे पदाधिकार का निलंबन नहीं है, उसका समापन है। पदाधिकार समाप्त हो जाएगा जयपुर वाले पद से श्याम का वापस अपने पद पे आते ही। तो दोस्तों ये स्थिति तीसरी क्या कहता है, सावधि पद से अन्य पद पर लगाया जाए। तो श्याम को यहाँ सावधि पद पे लगाया था, कुछ अवधि के लिए लगाया था, तो सावधि पद से अगर उसको वापस से अन्य पद पर लगाया जा रहा है, यानी स्वयं के पद पे आ गया या कहीं अन्य पद पे लगाया जा रहा है, तो वो वहां पे स्थायी हो गया, और स्थायी हो गया तो उसके पूर्व पद से पदाधिकार समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये पॉइंट क्या कहता है, अपने सीधे एक लाइन में समझ लेना, सावधि पद से अन्य पद पर लगाए जाने पर पूर्व पद से पदाधिकार समाप्त हो जाएगा, पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। ये अपन ने दोस्तों नियम संख्या 17 देखा, पदाधिकार की समाप्ति के संबंध में अपन ने बातें ना, पदाधिकार का निलंबन देखा। अब दोस्तों नियम संख्या 18 देखेंगे। अब आसान नियम है दोस्तों, आराम से समझ में आएंगे, ठंडे दिमाग से आराम से समझ में आएंगे आपको। अब अपन नियम संख्या 18 देखेंगे। अपन के तीनों पॉइंटों को एक बार रिवाइज कर ले तो अच्छा रहेगा आपको। ऐसे तो बोरिंग लग रही होगी क्लास है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं रहे कि समझ में नहीं आया। तो दोस्तों अपन क्विकली रिवीजन करेंगे, आप ध्यान से सुनोगे, क्विकली सुनने में आपको मजा आएगा। पदाधिकार का निलंबन, पदाधिकार का आवश्यक रूप से निलंबन कब होगा, जब किसी व्यक्ति को सावधि या अंतकालीन पद पर स्थायी रूप से लगा दिया जाए तो पूर्व पद से उसके पदाधिकार का क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, पॉइंट संख्या 2, विवेकानुसार पदाधिकार का निलंबन नियुक्ति अधिकारी को यह विश्वास हो गया कि जो व्यक्ति पद छोड़ के अस्थायी रूप से कहीं पे गया है तो वो 3 वर्ष तक लौट के नहीं आएगा, न्यूनतम 3 वर्ष तक लौट के नहीं आएगा, तो वो अपने विवेक के अनुसार उसके पदाधिकार का क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। लेकिन 3 मामलों में कर सकता है, सावधि अंतकालीन पद को छोड़कर अन्य कहीं स्थायी पद पे लगाया गया, तो विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर चला गया है, विदेश सेवा में उसका स्थानांतरण कर दिया गया कुछ समय के लिए, तो ऐसी स्थिति में होगा वो। तो ये तो हो गया विवेकाधीन पदाधिकार का। और तीसरा पॉइंट और क्विकली समझ लीजिए, सावधि पद से अन्य पद पर किसी व्यक्ति को लगाया जाता है, सावधि पद से अन्य पद पर किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो सावधि पद से उसका पदाधिकार का निलंबन नहीं होता, समापन होता है। ये अपन यहाँ पे पढ़ चुके। अब ये हो गया नियम संख्या 17। अब अपन नियम संख्या 18 देखेंगे। अब दोस्तों अपनी क्लास फटाफट आगे बढ़ेगी। अब नियम संख्या 18 17 पदाधिकार का निलंबन। 16 अपन ने नियम संख्या 16 क्या पढ़ा था कि पदाधिकार कब कब बना रहेगा। दोस्तों अपन एक एक नियम डिवाइस करते हैं पिछली क्लास के भी। पिछली क्लास में दोस्तों आप याद करो कहां से शुरू किया था, नियम संख्या 14 से शुरू किया था। नियम संख्या 14 क्या था, पदाधिकार की मूलभूत शर्तें था। नियम संख्या 15 किसके संबंध में था,
14 किसके संबंध में था? पदाधिकार की मूलभूत शर्तों के संबंध में था। नियम 15 किसके संबंध में था? पदाधिकार के अर्जन के संबंध में था। नियम संख्या 16 पदाधिकार कब कब बना रहेगा था। नियम नंबर 17 किसके संबंध में था? पदाधिकार के निलंबन के संबंध में। और नियम संख्या 18 पदाधिकार के समापन के संबंध में, समापन के संबंध में। पदाधिकार का समापन के संबंध में। दोस्तों पदाधिकार का समापन क्या कहता है समझिएगा। एक कौन है? कर्मचारी है, उसको प्राधिकार प्राप्त है, पदाधिकार प्राप्त है, उसका पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। उसकी सहमति से भी। दोस्तों जो व्यक्ति स्थायी नौकरी में कर रहा है, स्थायी है, तो उसकी सहमति से भी उसका पदाधिकार किसी न किसी पद पे तो बना रहेगा, समाप्त नहीं किया जा सकता। ये लाइन कह रही है एक कर्मचारी पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, कर्मचारी का पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, उसकी सहमति से भी उसका पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप पदाधिकार का निलंबन और पदाधिकार का समापन करना पड़ता हो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। निलंबन और समापन से वंचित रहना पड़ता है। समापन से वंचित रहना पड़ सकता है, निलंबन और पदाधिकार के समापन से। तो दोस्तों ये कर्मचारी का पदाधिकार उसकी सहमति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी न किसी पद पे जब तक वो स्थायी रूप से नौकरी करेगा उसका पदाधिकार बना रहेगा। वो कहीं स्थायी गया तो पहले वाले पद पे बना रहेगा, कोई वापस आ गया तो वहां से समाप्त होकर वहां पे बन जाएगा। इस प्रकार उसका हमेशा पदाधिकार बना रहेगा। एक पॉइंट। दूसरा, एक कर्मचारी है अन्य संवर्ग। कैसा? दूसरा पॉइंट समझेंगे आप अपन। एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूं। एक कर्मचारी है अन्य संवर्ग पे क्या कर दिया गया? स्थायी नौकरी लग गई। तो पूर्व पद से श्वेत पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। एक कर्मचारी है, अन्य संवर्ग पर उसकी कहीं नौकरी लग गई स्थायी रूप से। दोस्तों कोई तृतीय श्रेणी शिक्षक है, दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में लग गया, तो उसका दोस्तों तृतीय श्रेणी नौकरी छोड़ के, यानी कि संवर्ग बदल गया, 3600 पे ग्रेड की नौकरी छोड़ के और 4200 पे ग्रेड की नौकरी में चला गया, तो उसका संवर्ग बदल गया, यानी कि तृतीय श्रेणी के पद पे उसका अधिकार था इस संवर्ग पे, अब वो फर्स्ट ग्रेड के पद पर अधिकार हो गया, संवर्ग बदल गया, इस नौकरी से दूसरी नौकरी लग गई उसकी, इसको छोड़ के उसने ये ज्वाइन कर लिया, तो इसका श्वेत पूर्व पद से पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। अन्य संवर्ग के पद पर स्थायी नियुक्ति हो जाने पर पूर्व पद से उसका श्वेत अपने आप पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। यह पदाधिकार की समाप्ति का नियम था 18। दो बातें थी, किसी भी व्यक्ति का पदाधिकार
समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक वो स्थायी नौकरी कर रहा है। उसकी सहमति से भी पदाधिकार समाप्त नहीं होगा, किसी न किसी पद पे बना रहेगा। जब वो किसी एक संवर्ग की नौकरी छोड़ के दूसरे संवर्ग में चला गया, यानी कि थर्ड ग्रेड अध्यापक से फर्स्ट ग्रेड बन गया, जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट में उसका नंबर आ गया, या फिर AA बन गया, AO बन गया, तो दोस्तों इस प्रकार से अगर वो ऊपर के पदों पे उसका नौकरी लग गई तो नीचे वाले पद को जैसे ही वो छोड़ के जाएगा उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा स्वैत। ये हो गया नियम संख्या 18। दोस्तों अगर आप साथ साथ में नियमों को याद नहीं करोगे ना तो दोस्तों आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों डेली का डेली, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं आप सोच रहे हैं कि पहले समझ लेते हैं उसके बाद में अपन नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करके रख लेंगे, पूरे नोट्स हो जाएंगे तब पढ़ लेंगे, तो दोस्तों स्थिति वापस वो की वो बनी रह जाएगी। तो एक एक नियम को साथ साथ समझिए, कम से कम एक बार उन नियमों को पढ़िए, समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों अपना अगला पॉइंट क्या है, अधिसंख्य पद। ये अधिसंख्य पद क्या होते हैं? पदों का सर्जन। दोस्तों ये भी नियम 18 में ही दे रखा है। किसमें दे रखा है? नियम 18 में अधिसंख्य पदों का सर्जन। सबसे पहले तो आप ये समझिए अधिसंख्य पद होते क्या है। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के मान लो 12,000 पद कैसे हैं सर्जित है। अधिसंख्य पदों को समझिए दोस्तों। अधिसंख्य पद होते क्या हैं? पद कितने हैं? 12,000 हैं, स्थायी व सर्जित। स्थायी और सर्जित पद कितने हैं दोस्तों? 12,000 है। किसके हैं? फर्स्ट ग्रेड के। अब दोस्तों क्या होता है, ये मानिए 5,000 पद खाली है, तो दोस्तों कितने पद भरे हुए हैं? बाकी भरे हुए हैं 5,000 पद खाली हैं, बाकी 7,000 पदों पे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो 5,000 पद खाली हैं, भर्ती निकाल दी गवर्नमेंट ने। 5,000 पदों पे खाली है तो इन पे भर्ती निकाली। भर्ती निकाली तो स्थिति क्या बनी कि दोस्तों 5,000 व्यक्तियों की ज्वाइनिंग दे दी। रिजल्ट निकाल के 5,000 व्यक्तियों को ज्वाइनिंग दे दी, ज्वाइन भी कर लिया। अब दोस्तों कुछ एक व्यक्ति था या 5 व्यक्ति ऐसे थे जो क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए और कहां चले गए? कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाके बोले साहब आरपीएससी ने 2% गलत मान लिए। दोस्तों हमारे सही है। अब दोस्तों ये स्थिति समझिए, अधि पदों का सर्जन, अधिसंख्य पदों का सर्जन करने की स्थिति उत्पन्न किन किन कारणों से होती है। उनमें एक कारण से अपन सिर्फ समझेंगे कि अधिपद होते क्या है। बस अपने को अधिपद होते कि क्या है ये समझना है, ये नहीं समझना कि अधिपद कितने कब सर्जित किए जाते हैं। इनमें अपने को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ेंगे। दोस्तों 12,000 पद थे फर्स्ट ग्रेड के, स्थायी पद थे सर्जित किए हुए, यानी कि 12,000 अधिकतम स्थायी रूप से राज्य सरकार में व्याख्याता नौकरी कर सकते हैं। सरकार को स्कूलों में 12,000 की अधिकतम जरूरत है तो उन्होंने 12,000 स्थायी पद सर्जित कर रखे हैं कि 12,000 कर्मचारी स्थायी लगाएंगे। 5,000 पद खाली है, भर्ती निकाल दी राज्य सरकार ने, जो रिजल्ट कार्ड निकाल दिया और उनमें 5,000 को ज्वाइनिंग दे दी। 5,000 खाली है, 5,000 को रिजल्ट निकाल के क्या दे दी? ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन 5 व्यक्ति क्या हुए? अनुत्तीर्ण हो गए थे।
नहीं, अनुत्तीर्ण तो बहुत व्यक्ति हुए होंगे, लेकिन अनुत्तीर्ण में से 5 व्यक्तियों ने क्या किया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में जाके बोले साहब हमारे 2% आरपीएससी ने गलत मान लिए और हमारे वो 2% सही है, और अगर हमारे वो 2% सही मानती है आरपीएससी तो दोस्तों वो कहते हैं कि हम भी क्या हो जाएंगे, व्याख्याता हो जाएंगे, हम भी क्या बन जाएंगे, व्याख्याता बन जाएंगे। तो दोस्तों कोर्ट ने आदेश देता है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट तो आदेश देगा, न्याय करने का काम है कोर्ट का। कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट कहेगा कि इनको अधि संख्य पदों का सर्जन करके, सरकार कहेगी, कोर्ट कहेगा कि भाई इनको भी नियुक्ति दो, ये दोनों सेलेक्ट हुए हैं। अब दोस्तों जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको हटा नहीं सकती गवर्नमेंट। एक बार जिनको ज्वाइन कर लिया ना, आपका रजिस्टर में एक बार आपका साइन हो गया ना, तो दोस्तों राज्य सरकार आपको हटा नहीं सकती। तो दोस्तों जिसको ज्वाइन कर लिया, जिनको हटा नहीं सकते 5000 को, तो राज्य सरकार ने क्या निर्णय किया कि अपन अब और पद नहीं है तो नियुक्ति कहाँ करेंगी भाई। 5000 को ज्वाइनिंग दे दी और इन 2 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को 2% जिनके सही करके कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई इनको भी नौकरी दो, इनके 2% सही है, आपने गलत मान लिए। अब 5 को नौकरी कहाँ देंगे, पद तो 12000 थे, 5000 खाली थे, 5000 पे अपन ने नौकरी दे दी। तो दोस्तों अधिसंख्य पदों का क्या किया जाएगा, सर्जन किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अधिपद संख्य पदों का सर्जन किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। अब ये तो हो गया अधिपद पदों का सर्जन के संबंध। अब इसकी अपन एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, अधिपदों की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे। ये व्यक्तिगत पद होते हैं, छाया पद होते हैं। छाया पद क्यों बोला जाता है, इन पर का कोई दायित्व नहीं होता। तो दोस्तों ये हो गए छाया पद। अब दोस्तों ये अधिपद सर्जित किए तो व्यक्तिगत पद क्यों हुए, ये अधिसंख्य पद व्यक्तिगत पद क्यों होते हैं दोस्तों। इन जब ये 5 व्यक्ति हैं, इनको ही ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसके अलावा इन पदों पर अगर मान लो इनमें से एक छोड़ के चला गया तो अधिपद नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्थायी रूप से सर्जित थोड़ी अधिपद है, तो पद तुरंत समाप्त हो जाएगा। अन्य व्यक्ति को उस पद पे नहीं लगाया जा सकता। अधिपदों पे जिन व्यक्तियों को शुरू में अब जिन पर आदेश हुए उन्हीं व्यक्ति को लगाया जाएगा। और जैसे ही तो ये छाया पद क्यों होते हैं, इनका कोई दायित्व नहीं होता। कोई दायित्व क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जब ये पद दायित्व वाले पद होते हैं और सरकार को इनके दायित्व की आवश्यकता होती है अतिरिक्त पदों के, तो ये पद सर्जित 12,000 थोड़ी करते, 5 और जोड़ के सर्जित करते और 12,005 पे भर्ती निकालते। तो दोस्तों इसका मतलब इनका कोई दायित्व नहीं होता है। अधिसंख्य पदों का कोई दायित्व नहीं होता है, छाया पद होते हैं। यह बातें याद कर लेना। तीसरा व्यक्तिगत पद होते हैं, स्थायी होते हुए भी स्थायी होते हुए इस पे जो नौकरी लगेंगे वो तो स्थायी लगेंगे, लेकिन स्थायी होते हुए भी ये पद क्या होते हैं, अधिसंख्य पद अस्थायी पद होते हैं। क्यों होते हैं स्थायी दोस्तों, 5 व्यक्ति हो गए। अब राज्य सरकार में नौकरी कितने कर रहे हैं, 12,005 व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं दोस्तों। 12,005 व्यक्ति नौकरी और पद 12,000 ही हैं। तो दोस्तों जैसे ही मान लो 10 व्यक्ति क्या होंगे इसमें से रिटायर हो गए, रिटायर्ड हो गए 10 व्यक्ति। जैसे ही रिटायर्ड हो गए तो दोस्तों पद कितने बच खाली हो जाएंगे, यहाँ पे कितने पद बचेंगे, 11,995 पद बचेंगे, पदों पे कर्मचारी बचेंगे। तो दोस्तों अब ये जो 5 व्यक्ति हैं इनके पद स्वैत क्या हो गए, स्वैत समाप्त हो गए, क्योंकि जो रिटायर हो गए उनकी जगह पे उन व्यक्तियों को नियुक्ति हो गई और ये पद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, स्वैत समाप्त हो गए। तो ये स्थायी होते हुए भी अस्थायी है, क्योंकि जैसे ही अन्य व्यक्ति जो हैं, जो 12,000 जो हैं उनमें से रिटायर होंगे, पद खाली होंगे, तो अतिरिक्त पदों को सरकार समाप्त कर देगी और उनकी जगह समायोजित कर लेगी। और समायोजित करने के बाद दोस्तों अब 10 पद खाली हुए थे रिटायरमेंट से, अब सरकार भर्ती कितने पे निकालेगी, 5 पे निकालेगी, क्योंकि 5 पदों पे तो इनको अधिसंख्य पदों वाले को समायोजित कर लिया। 10 खाली हुए थे रिटायरमेंट से, 5 पे उनको समायोजित कर लिया, तो 5 पदों पे ही भर्ती निकलेगी। तो दोस्तों के पदों का क्या कर दिया जाता है, कुल मूल स्थायी पदों में समायोजन होने तक ये सीमित रहते हैं।
मूल स्थायी पदों में समायोजित होने तक ये क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। अब अपने को पॉइंट एक एक याद कर लेना है। अधिसंख्य पदों का सर्जन किया जाता है, क्यों किया जाता है आप समझ गए होंगे। व्यक्तिगत पद होते हैं, छाया पद होते हैं, कोई दायित्व नहीं होता। मूल पदों में इसका क्या, मूल स्थायी पदों में समायोजन होने तक ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं, उतने ही बने रहते हैं। जैसे इनका समायोजन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। स्थायी होते हुए भी अस्थायी है, क्योंकि जब तक और पद खाली नहीं होते तब तक ये पद रहते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये हो गया, अपन ने पढ़ लिया अधिसंख्य पदों के बारे में। दोस्तों साथ साथ अपनी फेयर स्लाइड में से आप नोट्स बनाते हुए याद करते हुए चलना। जैसे ही अपनी क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद दोस्तों आप नोट डाउन किया करो और फिर उसके बाद उन नियमों को पढ़ा करो तुरंत, जैसे आपको समझा हुआ समझ में आए। अब दोस्तों अपन नियम संख्या 19 देखेंगे, पदाधिकार का स्थानांतरण। दोस्तों पदाधिकार का स्थानांतरण ये क्या कहता है, सरकार द्वारा पदाधिकार का उसी संवर्ग में स्थानांतरण किया जा सकता है। दोस्तों सरकार को अधिकार दे रहा है नियम संख्या 19 पदाधिकार का स्थानांतरण की, किसी भी व्यक्ति का पदाधिकार का स्थानांतरण किया जा सकता है। पदाधिकार का स्थानांतरण दोस्तों अभी अपन पढ़ रहे थे, राम विदेश चला गया, उसका पदाधिकार यहाँ से समाप्त हो गया, वापस आया तो उसको वापस पदाधिकार मिल गया। श्याम था वो इस पद पे आया तो यहाँ पे उसका पदाधिकार का निलंबन हो गया, यहाँ से वापस गया, यहाँ पे स्थायी पदाधिकार प्राप्त हो गया, यहाँ से पदाधिकार समाप्त हो गया। तो ये बातें अपन पढ़ रहे थे, एक जगह समाप्त हो रहा है, कहीं निलंबन हो रहा है, कहीं पदाधिकार प्राप्त हो रहा है। तो ये सरकार को अधिकार है पदाधिकार का स्थानांतरण करने का। कभी यहाँ पदाधिकार आ रहा था, कभी यहाँ आ रहा था, कभी विदेश सेवा में कोई चला गया, उसका पदाधिकार का निलंबन हो गया तो समाप्त हो गया। तो पदाधिकार के स्थानांतरण का सरकार को उसी संवर्ग में क्या है, अधिकार है। जूनियर अकाउंटेंट के पद का स्थानांतरण जूनियर अकाउंटेंट के पद पे ही किया जाएगा, और कहीं थोड़ी किया जाएगा। तो पदाधिकार का स्थानांतरण हो गया। अब नियम संख्या 20 और देखेंगे। तो पदाधिकार का स्थानांतरण राज्य सरकार को अपन ने अधिकार दे दिया। अब राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण करेंगे। राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थायी पद से दूसरे स्थायी पद पे क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थायी पद से स्थायी पद पे ही स्थानांतरण होता है। पदाधिकार का स्थानांतरण अलग है दोस्तों, कर्मचारी का स्थानांतरण अलग है। कर्मचारी का स्थायी पद से स्थायी पद पे स्थानांतरण होता है, पदाधिकार का निलंबन हो जाता है, स्थायी पद पे होते हुए भी दूसरी जगह चला गया, फिर उसका पदाधिकार कहीं और रह जाता है। और इस कर्मचारी के स्थानांतरण में पदाधिकार कहीं और नहीं रहता, कर्मचारी के स्थानांतरण में कर्मचारी वहीं रहता है जहाँ पे उसका क्या है, कर्मचारी वहीं रहता है जहाँ उसका पदाधिकार रहता है। तो आपको पदाधिकार का स्थानांतरण और राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण में अंतर समझ में आ गया होगा। राज्य कर्मचारी का जब स्थानांतरण होता है तो एक स्थायी पद से दूसरे स्थायी पद पे होता है, और राज्य कर्मचारी जहाँ पे नौकरी कर रहा है, जो कर्मचारी का स्थानांतरण होगा तो जहाँ नौकरी कर रहा है वहीं उसका क्या होगा, पदाधिकार होगा। जो राम है, जयपुर है, अलवर है, राम है, राम जयपुर में स्थायी लगा हुआ है, इसका जब कर्मचारी का स्थानांतरण होगा, कर्मचारी का स्थानांतरण होगा तो राम का स्थानांतरण अलवर हो गया, तो इसका स्थायी पद भी ये होगा, पदाधिकार भी यही हो जाएगा। और पदाधिकार के स्थानांतरण में क्या हो रहा था, पदाधिकार तो यही रह जाता था और कर्मचारी यहाँ गया स्थायी रूप से तो पदाधिकार यहाँ हो गया। फिर कर्मचारी वापस आया
तो उसका पदाधिकार का निलंबन हो गया, दूसरा कर्मचारी लगा दिया, उसका पदाधिकारी यहाँ हो गया। तो पदाधिकारी इधर से उधर जा रहा था, और जहाँ कर्मचारी है नौकरी कहीं और कर रहा है, पदाधिकार कहीं और है। लेकिन कर्मचारी के स्थानांतरण में जहाँ पे पदाधिकार होता है वही नौकरी करता है, यानी कि स्थायी से स्थायी पद पे केवल स्थानांतरण होता है, वो कर्मचारी का स्थानांतरण कहलाता है। और स्थायी से अस्थायी पे जाता है तो वो कर्मचारी जब, तो उसके पदाधिकारों में स्थानांतरण नहीं होता है, इस पदाधिकार वहीं रह जाता है। तो दोस्तों ये स्थिति हो गई। तो राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण के संबंध में अब दो मामले हैं। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अपन ने आज नियम संख्या 20 तक देखा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एक एक नियम। आप स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और दोस्तों पेज नंबर 9। सभी का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों एक पॉइंट और रह गया था, वो और देख लेते हैं अपन, छोड़ें क्यों, किसी भी पॉइंट को अपना छोड़ना अपनी जिम्मेवारी नहीं है। दोस्तों नीचे के पद पे स्थानांतरण होना 20 में ही दे रखा है, पद पर स्थानांतरण। दोस्तों नीचे के पद पे स्थानांतरण होना यदि कि पदावनत पैदा, किसी भी व्यक्ति को पदावनत कब किया जाएगा, जब दोस्तों अकाउंटेंट को जूनियर अकाउंटेंट बना दिया जाए, राज्य सरकार उसको जूनियर अकाउंटेंट के रूप में स्थायी कर दे, तो नीचे के पद पे हो गया, कनिष्ठ पद पे, तो नीचे के पद पे स्थानांतरण, या नीचे के पद पे किसी कर्मचारी का, किसी का अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट से प्रमोशन हो गया तो अकाउंटेंट बनता है, पदावनत कर दिया, किसी को नीचे के पद पे कर दिया, किसी ने कार्य नहीं किया ढंग से तो नीचे के पद पे कर दिया, तो पदावनत कहलाता है। और पदावनत केवल दो स्थितियों में किया जा सकता है, या तो कार्य में अकुशलता है, यानी कि पैसे दे के अकाउंटेंट लग गया और कार्य करना आ नहीं रहा, अब तो कार्य में अकुशलता है, या तो और दूसरा लिखित प्रार्थना पर, अगर कर्मचारी लिख के देता है कि नहीं साहब मैं इस पद पे कार्य नहीं कर सकता, मुझे नीचे के पद पे लगा दिया जाए जूनियर अकाउंटेंट पे, या उसके कार्य की अकुशलता के कारण, या फिर दोस्तों उसने दुर्व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार यानी रिश्वत ली है या कोई अन्य दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए उसको नीचे के पद पे लगाया जा सकता है। तो किन किन के कार्य में कुशलता या दुर्व्यवहार के मामले में और लिखित प्रार्थना पत्र कर्मचारी के देने पर ही उस कर्मचारी को जिस पद पे कार्य कर रहे हैं नीचे के पद पे स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये तो हो गया अपना पॉइंट संख्या 20 का ये पॉइंट, स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिए होंगे। और आपको एक चीज और बता देता हूं, अब साथ साथ अपन सारे नियम रिवाइज करें पदाधिकार से संबंधित, मेरी इच्छा हो रही है। नियम 14, पदाधिकार की मूल शर्तें पड़ी थी, मूलभूत शर्तें, पदाधिकार की मूलभूत शर्तें। नियम 15 क्या था, पदाधिकार का अर्जन। नियम 16 क्या था, पदाधिकार कब कब बना रहता है। नियम 17 क्या था,
पदाधिकार का निलंबन। और नियम 18 क्या है? पदाधिकार की समाप्ति। इस प्रकार से आप एक एक नियम और उसका हेडिंग तो अवश्य याद कर लें दोस्तों। 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। हेडिंग पूछेगा सीधा कौन से नियम में क्या दे रखा है, और ये याद हो गए ना आपको तो नियम भी याद हो जाएंगे, अंदर का मैटर भी आपको याद आ जाएगा। वो अंदर का मैटर तो ऑप्शन से भी याद आ जाएगा। और नियम संख्या 19 किसके संबंध में था? पदाधिकार के स्थानांतरण के संबंध में। अब आप ये बात भी एक याद कर लें कि नियम संख्या 14 से 19 तक किसके संबंध में है? पदाधिकार के संबंध में नियम है। और कर्मचारी का स्थानांतरण नियम 20। ये हो गया कर्मचारी का स्थानांतरण नियम 20। तो आपको ये याद हो गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब आप अपन शाम को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर इसमें से कोई भी नियम आपको समझ में नहीं आया हो ना तो दोस्तों अब भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आगे भी हाजिर रहूंगा। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताना कि सर ये नियम समझ में नहीं आया, तो मैं वापस समझा दूंगा। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना होगा? पहले पूरी क्लास देखनी है। पूरी क्लास देखने के बाद आपको एक एक नियम को नोट डाउन करना है, फिर एक एक नियम को पढ़ के देखना है। आपको समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और आप ऐसे ही कह देंगे सर समझ में नहीं आया, तो फिर ये तो समय वेस्ट करने वाली बातें हो गई। और जितना मेरा आप समय वेस्ट करोगे तो दोस्तों उतना ही मैं अगला सब्जेक्ट आपका लेट प्रारंभ कर पाऊंगा। धन्यवाद।